अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। 10 जून को वफाकी हुकूमत की जानिब से पेश किए जाने वाले बजट में कुछ तजावीज़ पर हुकूमत के अपने अरकान और इत्तेहादियों ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था और 2 हफ्ते तक पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों और दोनों हाउसेस की कायमा कमेटियों में इन बजट तजावीज़ पर बहस जारी रही, जिसके बाद हुकूमत ने कायमा कमेटियों की जानिब से दी गई अक्सर तरामीम को मंजूर करते हुए बजट में शामिल कर लिया है और जुमेरात को इन तरामीम के बाद हुकूमत ने आइंदा माली साल का बजट कौमी असम्बली से पास करा लिया है। कौमी असम्बली से मंजूर होने वाले आइंदा माली साल के बजट का कुल तखमीना 17.6 ट्रिलियन रुपए है, जिसमें 463 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाए गए हैं। बजट की मंजूरी पर अरकान की वोटिंग से पहले हुकूमत की इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि हुकूमत ने FBR के इख्तियारात, सोलर पैनल्स पर टैक्सेस, तनख्वाहदार तबके को टैक्स रिलीफ देने समेत पीपल्स पार्टी के अहम मुतालबात तस्लीम करते हुए उन्हें बजट में शामिल कर लिया है। इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बजट को वोट देगी। हुकूमत ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इनपुट मान लिया है, तो हम बहुत खुशी के साथ इस बजट को सपोर्ट कर रहे हैं। हम इस हुकूमत को अप्रिशिएट करते हैं कि जब से वज़ीर आज़म साहब आया है, हर बजट में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इजाफा हुआ है और इस बजट में सबसे ज्यादा 20% इजाफा हो रहा है। हुकूमत ने हमारा यह मुतालबा माना है और सोलर टैक्स में 50% कमी लेकर आए हैं, तो ऑब्वियसली हम सपोर्ट करेंगे इस मेजर को। अहम बात यह कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने दावा किया कि हुकूमत ने पीपल्स पार्टी के मुतालबात पर तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिया है और 1 लाख रुपए माहाना आमदनी वालों को टैक्स से इस्तिस्ना दे दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि हुकूमत ने 1 लाख माहाना आमदनी वाले अफराद को टैक्स इस्तिस्ना नहीं दिया है, बल्कि इनके टैक्स की शरह को 5% से कम कर 1% कर दिया है। इससे पहले बजट तजावीज़ में हुकूमत ने 1 लाख माहाना आमदनी वालों को टैक्स में रिलीफ देने के लिए इनके टैक्स की शरह 5% से कम करके 1% करने का ही फैसला किया था, जिस पर हुकूमत ने IMF की मंजूरी भी हासिल कर ली थी। लेकिन फिर बजट पेश करने से बिल्कुल थोड़ा पहले वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में तजवीज़ करदा 6% इजाफा से उसको बढ़ाकर 10% कर दिया, जिसके बाद 1 लाख रुपए माहाना आमदनी वाले अफराद के टैक्स की शरह 1% करने के बजाय 2.5% कर दी गई थी। लेकिन कायमा कमेटियों के इजलास में इस पर कई इतराज़ात सामने आए, जिसके बाद अब हुकूमत ने दोबारा 1 लाख रुपए माहाना आमदनी पर टैक्स की शरह 2.5% से कम करके 1% कर दी है। इसके अलावा बजट तजावीज़ में FBR अफसरान को टैक्स फ्रॉड में वारंट के बगैर गिरफ्तारी के जो इख्तियार दिए गए थे, उसमें कायमा कमेटियों में अरकान के एतराज़ात के अलावा मुल्क के बिजनेस कम्युनिटी ने भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था, जिसके बाद कायमा कमेटियों की तजावीज़ पर हुकूमत ने इन इख्तियारात में तरमीम की है, जिसके मुताबिक FBR टैक्स फ्रॉड के केसेस में इंक्वायरी स्टेज पर गिरफ्तारी नहीं कर सकेगी और इन इल्ज़ामात में गिरफ्तार अफराद अब अदालत से जमानत के भी अहल होंगे। इसी तरह हुकूमत ने बजट पेश करते हुए दावा किया था कि हुकूमत इन्फोर्समेंट के जरिए अगले माली साल में 389 अरब रुपए इकट्ठे करेगी और इस मकसद के लिए हुकूमत इन एलिजिबल पर्सन या नॉन फाइलर्स की ट्रांजैक्शंस पर मुकम्मल पाबंदी आयद करेगी। अहम बात यह है कि पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा था कि अगर पार्लियामेंट ने इस तजवीज़ को मंजूर ना किया तो हमें 500 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस लगाना पड़ेंगे। लेकिन अब जब बजट मंजूर हुआ है तो हुकूमत ने नॉन फाइलर्स अफराद के लिए इन्फोर्समेंट में नरमी करते हुए उन पर 50 बिलियन रुपए से जायद की रिहायशी और 100 मिलियन रुपए से जायद के कमर्शियल प्लॉट की खरीदार पर पाबंदी आयद कर दी है, जबकि नॉन फाइलर अफराद 70 लाख रुपए मालियत तक की गाड़ी खरीदने के अहल होंगे। इन अहम तरामीम के अलावा हुकूमत ने बजट में सोलर पैनल्स पर 18% टैक्स आयद करने की तजवीज़ दी थी, लेकिन अब उसको कम करके 10% टैक्स आयद करने का फैसला किया गया है। बजट तजावीज़ में तरामीम पर हम बात करेंगे, हुकूमत का भी मौक़िफ़ लेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं के साबिक वज़ीर ख़जाना डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल। मिफ्ता साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मिफ्ता साहब, जो बजट पेश किया गया था 10 जून को, उसमें जो मेजर अहदाफ थे, जो मैक्रो इकोनॉमिक नंबर्स थे, चाहे वो ग्रोथ के हो, इन्फ्लेशन के हो या FBR कलेक्शन के हो, उनको तो सेम रखा गया है, लेकिन कुछ जो तजावीज़ सामने आ रही थी फ्लोर ऑफ द हाउस या फिर कमेटीज़ में, उनको अब हुकूमत ने शामिल कर लिया है। सैलरीड क्लास में ये तनकीद हो रही थी कि पहले आप उनका टैक्स 1% रख रहे थे, फिर 2.5% कर दिया, जो 1 लाख रुपए माहाना कमाते हैं, लेकिन अब उसको दोबारा 1% कर दिया है। सोलर पैनल पे 18% टैक्स लगा रहे थे, उसको दोबारा 10% कर दिया है। FBR को जो पावर्स दे रहे जा रहे थे अरेस्ट के, उसमें अब तरमीम की और कहा कि इंक्वायरी स्टेज पे अगर फ्रॉड का भी केस हो तो आप उस पर गिरफ्तार नहीं कर सकते। आपके ख्याल में जो तब्दीलियां की गई हैं उसके अलावा भी वो मुस्बत है? देखिए, एक तब्दीली जो इन्होंने कही है जिसके तहत चूजों पर 10 रुपए की एक्साइज टैक्स लगा दी है, मेरे ख्याल से ये तब्दीली तो बहुत ही ज्यादती है। एक्साइज टैक्स आप लगाते हैं जिसको सिन टैक्स बोलते हैं, कि उन चीजों पे लगाएं जो हुकूमत जिसको डिस्करेज करना चाहती है, सिगरेट पीने के ऊपर वगैरह वगैरह।
आप जाकर चूजों के ऊपर, जो कि सस्ता तरीन प्रोटीन है गरीब लोगों का, उसके ऊपर कुछ टैक्स लगा रहे हैं, तो थोड़ी सी तो इस पे शर्म आनी चाहिए हुकूमत को। उस हुकूमत को जो मिनिमम वेज बढ़ाने में तो नाकाम रही है, मिनिमम वेज तो नहीं बढ़ाई, वो 37,000 रुपए रहन दी, लेकिन अपनी तनख्वाहें जो हैं उसमें 188% इंक्रीज कर दिया। तो इस हुकूमत की एक प्रायोरिटीज हैं जो नजर आ रही हैं आपको, कि सोलर के तो आपको पता है काफी अरसे से पीछे पड़े हुए हैं कि किसी पाकिस्तानी को कैसे सहूलत मिल सकती है। आप जो महंगी बिजली, वो हुकूमत 60 रुपए की बिजली बेच रही है, सोलर वाले अपने घर पे 15 रुपए की बिजली बना लेते हैं, 20 रुपए की बना लेते हैं। हुकूमत के पेट में वो दर्द है कि अगर उसको एक सहूलत मिल जाएगी और वो 20 रुपए की बिजली बना लेगा तो हमसे 60 रुपए की नहीं लेगा। ये नहीं कि हम अपनी इनएफिशिएंसीज को कम कर दें, ये नहीं कि हम अपनी चोरी चिकारी को कम कर दें, नहीं, हम तो ये सब चीजें रखेंगे, आप हमसे 60 रुपए की बिजली लें। तो इस चक्कर में इन्होंने सोलर के ऊपर टैक्स लगाया था जो अब आधा कर दिया है, और अगेन लाख रुपए की तनख्वाह वालों के ऊपर इन्होंने टैक्स लगाया है। मुझे बता दें ये वजीर आजम साहब के ये इनको ये सही लगता है कि नहीं, क्योंकि वजीर आजम की जो और काबीना के एक्शन से ये लग रहा है कि बहुत ज्यादा जरूरत, महंगाई बहुत हो गई है और आम लोगों की जिंदगी बड़ी मुश्किल में आ गई है, इसीलिए इन्होंने वज़राओं की तनख्वाह 188% बढ़ाई है। इनकी बातों से ये लग रहा है कि MNAs MPAs को जो 600-700% रेज देनी पड़ी, जो स्पीकर साहब को देनी पड़ी, जो चेयरमैन साहब को देनी पड़ी, लिहाजा इनकी बातों से ये लग रहा है कि कुव्वत खरीद पाकिस्तानियों की कम हो रही है। तो इन्होंने अपना तो ठीक कर लिया मामला, लेकिन बाकी पाकिस्तान का नहीं कर सके। टैक्स हदफ जो इस माली साल के लिए रखा गया है वो 14,000 अरब रुपए तकरीबन है, और 18-18.5% की ग्रोथ रिक्वायर्ड होगी उस लेवल तक पहुंचने के लिए, जिसमें अब हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि तकरीबन 463 अरब रुपए के नए टैक्सेस हैं और इन्फोर्समेंट के जरिए 390-400 अरब रुपए इकट्ठा किया जाएगा। आपको लग रहा है ये हासिल हो जाएगा टारगेट? देखें, पहले तो यहां से मैं शुरू करूं कि ये जो एक्सपेक्टेशन इनकी है कि इन्फ्लेशन के बाद 4.5% ग्रोथ होगी, तो 4.5% ग्रोथ भी नहीं होगी, ठीक है। आप अगर आखिरी क्वार्टर में नंबर बढ़ा के ग्रोथ कर लें तो एक्चुअल ग्रोथ नहीं होती, इस लिहाजा 4.5% ग्रोथ नहीं होती। और इनको ये जो ग्रोथ से ऑर्गेनिक ग्रोथ समझ रहे हैं कि 11-12% बढ़ जाएगी, वो शायद इनका नहीं हो सकेगा, मां सिवाय इसके कि दुनिया भर में पेट्रोल बहुत महंगा हो जाए। दूसरा जो इन्होंने बात नहीं बताई है वो कि लेवी जो है वो बढ़ाना चाह रहे हैं, वो टैक्स का नाम नहीं है, लेवी का नाम है, तो वो हमसे टैक्स लेंगे। जो तीसरी बात इन्होंने नहीं की है वो ये कि जो पिछले साल ताजिर दोस्त स्कीम लेकर आए थे, पत्नी 53 अरब रुपए की थी, लेकिन उसके सामने 40 लाख रुपए सिर्फ जमा किए, तो इस बार तो इन्होंने उसके बारे में बात ही नहीं करी है। तो ये न सिर्फ अपनी नाकामी का इनका एतराफ भी है, लेकिन कम से कम कोशिश तो करनी चाहिए ना। जिस साल आप 600 अरब रुपया नौकरी पेशा लोगों से ले रहे हैं, उस साल क्या लिया आपने ताजिर बरादरी से? अगले साल सिंध हुकूमत ने 10 अरब रुपए रखे हैं सिर्फ एग्रीकल्चर टैक्स जमा करने के, जबकि सिंध से जो नौकरी पेशा लोग हैं वो 250 अरब रुपए देंगे, पाकिस्तान से नौकरी पेशा लोग 650-700 अरब रुपए देंगे। तो ये तवाजुन तो हुकूमत बरकरार नहीं रखेगी और नहीं रखा है। मुझे नहीं लगता कि ये अपना हदफ पूरा कर सकेंगे, लेकिन ये कि 13,000 अरब तक तो पहुंच जाएंगे अगर 14,000 तक नहीं पहुंचे तो। सही, जो आदाद शुमार आए उसके मुताबिक अगर ग्रोथ पिछले साल यानी कि जो रवा साल खत्म होगा उसमें 2.6% नहीं है हुकूमत के मुताबिक, तो कितनी है? क्योंकि ये बात वैसे ही एक थोड़ी सी लामेंगे कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ दिखा रहे हैं लेकिन LSM जो है वो नेगेटिव ग्रोथ है। हम दिखा रहे हैं कि ज़राअत में 0.5% की ग्रोथ हुई है, लेकिन जो मेजर क्रॉप्स है पाकिस्तान के 5 उसमें मनफी ग्रोथ है। तो अगर ग्रोथ 2.6% नहीं है तो आपके अंदाजे के मुताबिक क्या है? देखिए, ये अंदाजे लगाने बड़े मुश्किल होते हैं, लेकिन जो इन्होंने जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंक्रीज दिखाई है कंस्ट्रक्शन के अंदर और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंक्रीज दिखाई है बिजली की वैल्यू एडिशन के अंदर, अगर वो ना दिखाएं और उसको सीधा लेके जाएं तो प्रोबेबली ये है कि क्लोज टू 2% ग्रोथ है। तो इसका ये मतलब अगेन है कि हम इस साल भी पिछले 2 सालों की तरह हम औसतन पाकिस्तानी गरीब हुए हैं, और ये इसकी दलील ये है कि जो एक वजह से हुकूमत का बयानिया नहीं बिक रहा कि अफराद ज़र कम हुआ है, उसकी वजह यह है कि ज़र के अंदर तो 3 साल कमी आई है ना, आपकी कुव्वत खरीद तो 3 साल से कम हो रही है। तो आज जो पाकिस्तानी जो पिछले जो 1 साल पहले जो पाकिस्तानी 1 लाख रुपया कमा रहा था, आज वो चाहे 1,20,000 भी कमा रहा हो, उसकी कुव्वत खरीद आज 70,000 के बराबर है।
तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो नौकरी पेशा लोग हैं इनको तो 3 साल में आपने बहुत पीछे रख दिया, मां सिवाय वो 25-50 लोग जो कि काबीना में नौकरी करते हैं, जिनकी तनख्वाहें तकरीबन 200% बढ़ी हैं, बाकी आम पाकिस्तानी की तनख्वाहें कम, कुव्वत खरीद कम हुई है। अच्छा, हुकूमत का बहुत जोर है कि इस साल भी हमने इन्फोर्समेंट के जरिए अच्छा खासा टैक्स कलेक्ट किया, अगले साल भी तकरीबन 400 अरब रुपए करेंगे, और इस हवाले से फाइनेंस मिनिस्टर तो बजट के बाद बार बार कह रहे थे कि हम कुछ कानून साजी करने वाले हैं जिसमें मीडिया को भी सपोर्ट करना चाहिए। हमने देखा कि जब नेशनल असेंबली की कायमा कमेटी में वो गया या सेनेट की कायमा कमेटी में गया तो वहां पर इस पर बड़ी तनकीद हुई, जो FBR को पावर्स दिए जा रहे थे। अब उसमें वो कह रहे हैं कि कुछ अमेंडमेंट्स हमने किए हैं, बिलावल साहब भी कह रहे हैं कि इसका क्रेडिट पीपल्स पार्टी को जाता है। हमने बिलाल कायनी साहब को जब पिछले हफ्ते इंटरव्यू किया था तो उन्होंने कहा था कोई ऐसी चीज नहीं है कि जहां पे पहले अगर जुर्माना हो तो उसको हमने तब्दील करके अरेस्ट पे तब्दील कर दिया हो, तो कोई हम ऐसा काम नहीं करने जा रहे थे। लेकिन बहरहाल हुकूमत ये भी दावा कर रही है कि हमने उसको थोड़ा सा लीनियंट कर दिया, यानी कि फ्रॉड के केस में इंक्वायरी स्टेज पे गिरफ्तारी नहीं होगी और जमानत का ऑप्शन भी होगा। तो क्या एग्जैक्टली चेंजेस हुए थे या अब होने जा रहे हैं? देखिए, एक सुप्रीम कोर्ट का मेरे ख्याल से जो फैसला आया था उसके तहत FBR के पास अरेस्ट के पावर्स नहीं थे जब तक के एक आदमी के ऊपर टैक्स की पेनल्टी साबित हो जाए और वो जुडिशरी से भी साबित हो जाए। ये नहीं कि एक कलेक्टर कस्टम या कोई कमिश्नर इनकम टैक्स आपको बोल दे कि आपने इतने टैक्स कम दिया है, बल्कि ये जुडिशियल प्रोसेस से भी निकल चुका, उसके बाद आप उसको अरेस्ट कर सकते हैं। वो फैसले के बाद इन्होंने ये कानून पहले जैसा कर दिया कि नहीं, जब भी इंक्वायरी हो वो अरेस्ट कर सकते हैं। अब इसके अंदर पाकिस्तान के हालात आपको देखने होंगे। मैं ये जानता हूं कि डिटरेंस के लिए अरेस्ट का पावर होना जरूरी है, लेकिन इसके साथ पाकिस्तान में ये भी हालात देखें कि पाकिस्तान में खरबों रुपए के नोटिस आते हैं और नोटिस के सामने 1% टैक्स कलेक्ट नहीं होता। मतलब 1 अरब रुपए का जो नोटिस आता है वो 1 करोड़ रुपया टैक्स जमा नहीं करता है। वो इसेंशियली जो आपको पता है कि वो अब्यूज ऑफ पावर होता है, वो रिश्वतों के लिए होता है। तो अब अगर आप एक 27-28 साल के AC असिस्टेंट कलेक्टर को, जो अभी एग्जाम पास करके असिस्टेंट कलेक्टर पहली नौकरी लगाए, उसको आप ये पावर दे देंगे कि आप मल्टीनेशनल्स के जाके CFOs को पकड़ सकते हैं, तो ये थोड़ी सी अजीब सी बात है। द ओनली अदर ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज अ पावर टू अरेस्ट पीपल ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन इज NAB। तो हम एक और NAB तो नहीं चाह रहे ना जी। तो अब इन्होंने कह दिया है कि अब ये पावर जो है ये कम से कम छोटे अफसरान नहीं वो कर सकेंगे, ये कोई कमेटी जाएगी जिसके अंदर कम से कम चेयरमैन वगैरह हो FBR के, जो कि सीनियर लोग होते हैं, तो कम से कम ये जो बेकायदगी करेंगे, ये अब्यूज ऑफ पावर ना हो, सीनियर लोग इन्वॉल्व हो। और अब दूसरी बात यह कि अगर फ्रॉड के अंदर बिल्कुल पकड़ा जाए, मैं देखिए बिजनेसमैनों के लिए मैं हमेशा हाथ उठाऊंगा, आवाज उठाऊंगा, लेकिन स्मगलर्स के लिए आवाज नहीं उठाऊंगा, सेल्स टैक्स में जो फ्रॉड करते हैं उनके लिए आवाज नहीं उठाऊंगा। तो वो मुल्क के साथ ज्यादती कर रहे हैं, तो उनको जरूर पकड़ा जाए, लेकिन आप कम से कम एक कमेटी बनाएं जिसके अंदर चीफ कमिश्नर्स हो, जिसके अंदर मेंबरान हो या चेयरमैन साहब खुद हो। राइट मिफ्ता साहब, इसके अलावा पिछले साल औरंगजेब साहब बार बार ये कह रहे थे कि वो इस इस्तेलाह को मानते ही नहीं है कि नॉन फाइलर्स, उसको खत्म होना चाहिए। फिर हमने उसको इनएलिजिबल कर दिया कि जो फाइलर नहीं होगा इनएलिजिबल होगा। इस दफा कहा जा रहा था कि उसको फिर हम पाबंद कर देंगे, वो खरीदारी नहीं कर सकेगा, लेकिन उसको भी आपने थोड़ा सा लीनियंट किया है। आप कह रहे हैं कि 5 करोड़ तक की रिहायशी प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं, 10 करोड़ तक की कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, 70 लाख की आप गाड़ी तक खरीद सकते हैं। ये उनको अब छूट दी गई है इनएलिजिबल पर्सन को। आपके ख्याल में जो हम बात कर रहे हैं कि रिफॉर्म लाने, तो ये एकदम कर लेना चाहिए था या ठीक कर रहे हैं कि अगर हम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़े इस सिमत में? मुझे बड़ी खुशी हुई थी कि औरंगजेब साहब ने शाहिद अब्बासी साहब और मुझे काफी किया था, क्योंकि हमने जब शाहिद अब्बासी साहब वजीर आजम थे और मैं वजीर खजाना था, तो हमने ये कहा था कि आप 40 लाख रुपए के ऊपर मकान नहीं खरीद सकते और गाड़ी नहीं खरीद सकते, कोई भी गाड़ी। 40 लाख हमने इसलिए कहते हैं कि गांव गोड के अंदर अक्सर कोई मतलब वो हो जाता है, मैयत वगैरह हो जाती है, फिर बंटवारा होता है, तो रजिस्टर, हमने चाहता 40 लाख के ऊपर रजिस्ट्रेशन नहीं हो। अब अगर आप 5 या 10 करोड़ रुपए तक ले गए, तो आप ये क्या कह रहे हैं कि 10 करोड़ रुपए की जायदाद एक आदमी खरीद सकता है, लेकिन वो चाहे उस मुल्क में टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं। ये क्या बात कर रहे हैं? मतलब इन स्टेप सही था, लेकिन खड़े रहना था कि नहीं यार, अगर आप टैक्स पेयर नहीं है, टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है, तो ना आप गाड़ी खरीद सकते हैं, ना आप वो खरीद सकते हैं। अब ये मैंने सुना है कि 1600 के सीसी के नीचे की गाड़ी नहीं खरीद सकते। बड़ा प्रेशर आया। देखिए मेरे पीछ पे भी बहुत लोग गाड़ी के मालिकान बहुत मिलने आए थे, आबाद वाले वगैरह सब कुछ होते हैं, लेकिन थोड़ा सा प्रेशर लेना होता है। लेकिन हमारे वजीर आजम साहब जो हैं वो बस एक तरफा ही प्रेशर ले सकते हैं एक साइड से, बाकी साइड का जरा भी प्रेशर बर्दाश्त नहीं करते। आप इस हुकूमत के बड़े क्रिटिक करें, और कल एक फैसला इस हुकूमत के फेवर में आया है, यानी कि जो रिजर्व सीट्स हैं 77 वो भी हुकूमती पार्टीज को उसमें तकसीम हो जाएंगी। तमाम तो हुकूमती पार्टीज नहीं, GUF को भी मिल जाएंगी, तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं मिलेंगी।
हुकूमत जो पिछले साल के मुकाबले में बजाय ज़्यादा मजबूत नज़र आती है, वो वन पेज भी है कहते हैं। इनफैक्ट ख्वाजा आसिफ तो कहते हैं कि मुल्क की बेहतरी इसी में है कि एक हाइब्रिड रिजीम हो। तो आपको क्या लग रहा है, ये हुकूमत अगले 3-3.5 साल मजीद मजबूत नज़र आ रही है और ज़्यादा सीटों के साथ और ज़्यादा ताकतवर होगी? देखिए, JUI की गालिबन 3 सीटें हैं, KP असेंबली से उसको 5 एक्स्ट्रा सीटें मिलेंगी। जो मुस्लिम लीग की 5 सीटें थी उनको 8 सीटें मिलेंगी। मुझे किसी ने पूछा कि अवाम पाकिस्तान ने इलेक्शन तो नहीं लड़ा था, लेकिन 2 सीटें लेकिन मतलब ये देखें, एक तो ये कि आइन के साथ खिलवाड़, अगर इखलाकी तौर पे आप हुकूमत का हिस्सा बन जाएं या उनको सपोर्ट करें, क्योंकि सीटों के साथ तो नहीं कर सकते, तो शायद 1-2 मिल जाती है आपको। देखिए, मैं आपसे गुजारिश करूं कि ये आइन के साथ खिलवाड़ हो रहा है, लेकिन असल में अब जो है ना, ये अब लम्हा फिक्रिया जो है वो JUI के लिए है कि अब हुकूमत मुस्लिम लीग कम से कम जो है ना, वो शायद चाहेगी कि पीपल्स पार्टी से वो थोड़ा सा किनारा कशी करे और थोड़ा सा JUI की तरफ जाए। तो अब JUI, मेरा नहीं ख्याल है कि मौलाना साहब अलायंस को ज्वाइन करेंगे। उनको शुरू में भी ऑफर थी जब हुकूमत बन रही थी। इसी तरह पीपल्स पार्टी को ये कुछ प्रेशर करने के लिए कहेंगे, तो पीपल्स पार्टी एक जो कि पीपल्स पार्टी बातें बड़ी करती है, लेकिन आखिर में अच्छे बच्चों की तरह हुकूमत की हर बात मानती है। और हुकूमत से मुराद मेरी मुस्लिम लीग नहीं है, वो हर बात मानती है, मतलब अच्छे बच्चे हैं। तो लेकिन अब थोड़ा सा इनका स्पेस थोड़ी सी और तंग हो जाएगी। लेकिन जो पीपल्स पार्टी, फेडरल गवर्नमेंट की स्पेस तंग में कोई मसला नहीं है इनको, एज लॉन्ग एज सिंध पे इनकी जो बेकायदगियां हैं, सिंध पे जो उनकी नॉन परफॉर्मेंस है, सिंध पे जो भी मसले करते हैं वो लोग, अगर उस पे वफाक हाथ नहीं डालता, उस पे हुकूमत या मुख्तदर हल्के हाथ नहीं डालते, तो वो बाकी दे आर विलिंग टू सैक्रिफाइस एवरीथिंग इन द फेडरेशन। लेकिन ये थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी इन सीटों के साथ। लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूँ कि शर्मिंदगी की बात है कसम से कि ये जो पार्टियां सीटें ही नहीं जीती हैं, उनको खवातीन की सीटें मिल रही हैं, और अल्लाह माफ करे, मतलब कहाँ लेके जा रहे हैं मुल्क को। बहुत बहुत शुक्रिया। मिफ्ताह इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनका तज्जिया भी सुना, उनके हुकूमत पर तंज भी आपने सुने। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हुकूमत का मौक़िफ़ भी शामिल करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। बजट पर हम बात करेंगे और अब हमें ज्वाइन किया है स्टेट मिनिस्टर फॉर फाइनेंस बिलाल कियानी साहब ने। बिलाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपसे पहले मिफ्ताह इस्माइल साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, कुछ उन्होंने एतराज़ात किए नुकात पे, उस पर भी बात करेंगे। एक तो ये कि ऑब्वियसली हुकूमत बात करती रही रिफॉर्म्स के हवाले से, और पिछले बजट में ये कहा था बार बार औरंगजेब साहब ने कि हम ये जो इस्तिलाह है नॉन फाइलर की, इसको ख़त्म करना चाहते हैं। इस बजट में भी ये कहा गया कि जो इनएलिजिबल पर्सन होंगे वो खरीदारी नहीं कर सकेंगे, लेकिन इसको बाद में जो रिव्यू किया है, जो अमेंडमेंट्स आई हैं, उसमें अब ये कर दिया गया कि 5 करोड़ तक की आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं रिहायशी, 10 करोड़ तक की आप कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, 70 लाख की आप गाड़ी खरीद सकते हैं। तो वो मिफ्ताह इस्माइल साहब कह रहे थे कि फायदा क्या, अगर जो टैक्स पेयर नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं, वो 5 करोड़ तक का घर खरीद सकता है, तो ये कैसा रिफॉर्म है? रहमान रहीम। शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए, सबसे पहली तो बात ये शहजाद साहब के यकीनन जो रिफॉर्म्स हैं ये हमारे वाइड रेंजिंग हैं। टैक्स एक अलहदा हिस्सा है, मगर इसके अलावा चाहे एनर्जी सेक्टर हो, प्राइवेटाइजेशन हो, दीगर और शोबे हैं, उसमें रिफॉर्म्स उसका हिस्सा रहे हैं। FBR के साल में भी जो रिफॉर्म्स हुए हैं उसी के ही नतीजे में अगले साल हमारी IMF के साथ जब डिस्कशन हुई बजट के लिए, जो अब पास हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें 389 बिलियन रुपीस वो हैं जो इन्फोर्समेंट की मद में एग्री किए गए, जो पहले कभी नहीं किए गए, और वो मौजूदा साल की रिफॉर्म्स की इम्प्लीमेंटेशन के नतीजे में जो नताइज आए हैं उसी की बुनियाद पर वो एग्री हुआ है। जो आपने स्पेसिफिक सवाल किया शहजाद साहब, देखिए बात यह कि पहली दफ़ा ये रिस्ट्रिक्शन डल रही है, ये समझना ज़रूरी है कि ये क्या है। ये इकनॉमिक एक रिस्ट्रिक्शन डल रही थी जिसके ऊपर पहले हमने और इसके ऊपर स्टैंडिंग कमेटी में भी बड़ी बहस हुई। वो ये है कि जब भी कोई शख्स प्रॉपर्टी खरीदने जाएगा या गाड़ी खरीदने जाएगा तो एक थ्रेशोल्ड रखा गया है जो 3 आपने डिस्क्राइब किए, कि उस खरीदारी के मौके पर एक रकम से ज़्यादा की कोई भी अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदता है या गाड़ी खरीदता है तो उसको उसी मौके पर अपनी वेल्थ डिक्लेरेशन में शो करना होगा कि उनके पास इतने वसाइल हैं जितने की वो ख़रीदारी करने जा रहे हैं। और चूंकि ये नया रिफॉर्म है और एक ऐसी चेंज है जो कि ट्रांजैक्शन स्टेज पर ही आपको कम से कम अपनी वेल्थ उस हद तक डिक्लेयर करनी होगी, इसलिए हमने टू स्टार्ट विद एक थ्रेशोल्ड रखा है जो कि आपके ज़्यादातर जो हायर इनकम हाउस होल्ड्स हैं, जो कि
बुनियादी तौर पर जहां पर आपका प्राइमरीली टैक्स अंडर फाइलिंग का या अंडर कलेक्शन का इशू भी है, उसको अफेक्ट किया ताकि आपके आम आवाम उससे मुतासर ना हो और आपके जो जहां पे सही मसला है और एक रिफॉर्म है उसको स्टेप बाय स्टेप इंप्लीमेंट कर सकें, इसलिए थ्रेशोल्ड रखे गए। तो दिस इज द थ्रेशोल्ड, तो और इंशाल्लाह हमने तवाज़ुन रखना है। 70 लाख की गाड़ी एक आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता, 5 करोड़ की प्रॉपर्टी एक आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो थ्रेशोल्ड देखिए शिहज़ाद साहब, बेशक टैक्स से आप रजिस्टर्ड ना हो, लेकिन आपको ये इस्तिस्ना है, आप खरीद सकते हैं ये तमाम चीजें। नहीं शिहज़ाद साहब, देखिए लेट मी मेक वन थिंग वेरी क्लियर, ये एक एडिशनल रिस्ट्रिक्शन है। मौजूदा जो भी आपकी जिम्मेदारी है बतौर एक शहरी और टैक्स पेयर कि आपने साल के एंड पे अपनी वेल्थ स्टेटमेंट जमा करानी है, अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जमा करानी है, अपनी आमदन के जराए साबित करने हैं, वेल्थ को रिकनसाइल करना है, वो जिम्मेदारी हर शहरी के लिए अपनी जगह कायम है। ये उसमें तरमीम नहीं है, ये उसके ऊपर एक इजाफा है। इसका मतलब ये है कि अगर आप सितंबर के महीने में 5 करोड़ से ज्यादा रकम का घर खरीदना चाहते हैं तो उसी टाइम पर या आपकी पिछली वेल्थ स्टेटमेंट में 5 करोड़ के करीब की असासे या रिसोर्सेज नजर आ रही हो जिससे आप खरीदना चाह रहे हैं, या आपको इजाफी लिक्विड एसेट्स हो, या आपको इजाफी वो डिक्लेरेशन करनी पड़ेगी। तो मैं एक बात बिल्कुल वाजे कर दूं कि आपकी जो पीछे जो एक रिक्वायरमेंट चलती आ रही है किसी भी शहरी की कि उसने अपनी वेल्थ स्टेटमेंट्स और इनकम टैक्स रिटर्न साल के एंड पे जमा करानी है, जिसका हर टैक्स रेजिडेंट पाबंद है, वो अपनी जगह कायम है। ये सर्टेन ट्रांजैक्शंस के लिए एक एडिशनल हमने एक रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि जो लोग बावसाइल हैं और जो लोग एक सर्टेन रकम की प्रॉपर्टी या गाड़ी खरीदने जा रहे हैं उनको उसी मौके पर एक डिक्लेरेशन करनी होगी, या पिछली वेल्थ स्टेटमेंट में दिखाना होगा, या आगे उनको उस मौके पे डिक्लेरेशन करनी होगी, ताकि जो उसका थ्रेशोल्ड ये रखा गया है। ये हरगिज भी कोई छूट नहीं दे रहा या मौजूदा रिक्वायरमेंट को रिप्लेस नहीं कर रहा, उसमें सिर्फ एक इजाफा कर रहा है। जी सही। बिलावल साहब ने ये भी कहा कि हमारी तजावीज़ पर अमल किया है हुकूमत ने, इसलिए हम बजट पे सपोर्ट कर रहे हैं। उसमें उन्होंने ये भी कहा कि एफबीआर के जो पावर्स को कटेल किया गया। अब आपसे जब बात हुई थी आपने कहा था कि एफबीआर के जो पावर्स है उसमें तो हमने लेयर्स कर दिए हैं कि डायरेक्टली अरेस्ट नहीं हो सकेगा जैसे आमतौर पर होता था, तो फिर तब्दील क्या किया गया है? और बिलावल साहब किस चीज़ का क्रेडिट ले रहे हैं? अगर आपने हमारे पिछले प्रोग्राम में कहा था कि कोई ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर नहीं है जो एफबीआर को दिया जा रहा है जो पहले उनके पास ना हो। नहीं, मैं बिल्कुल जी वही हकीकत है और मैं आपके सामने बयान करता हूँ। और सबसे पहले तो जी हम बिल्कुल अपने इत्तेहादी पीपल्स पार्टी के मशहूर हैं। आई एम ग्रेटफुल कि फ्यू डेज अगो जब बिलावल साहब ने स्पीच की थी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कहा था कि विल बी सपोर्टिंग द फेडरल बजट। दोनों स्टैंडिंग कमिटीज़ में भी जी, सेनेट और नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमिटीज़ में लगभग 70-80 घंटे हमने 12 कंसेक्यूटिव डेज वहाँ पे जी दोनों हाउसेज की स्टैंडिंग कमिटीज़ में इस फाइनेंस बिल को थ्रेडबेयर डिबेट किया और उसमें काफ़ी हमने चीज़ें उधर के ऑनरेबल मेंबर्स की मशावरत के साथ इंप्रूव भी की। कलेक्टिव विजडम का हमने फायदा भी उठाया। तो उसमें यकीनन दोनों स्टैंडिंग कमिटीज के चेयरमैन भी जो थे वो पीपल्स पार्टी से, एंड वी ग्रेटफुल टू देम एंड वी ग्रेटफुल टू द मेंबर्स जो उस प्रोसेस में एक बड़े कंस्ट्रक्टिव तरीके से हम एक नतीजे पर आए। देखिए, जहां तक पावर टू अरेस्ट की बात है शहजाद साहब, तो बिल्कुल वही बात हकीकत है जी कि मौजूदा जो कानून है या था इस बिल से पहले, उसमें असिस्टेंट कमिश्नर के पास सेल्स टैक्स फ्रॉड के केस में इंक्वायरी स्टेज पर ही खुद ही एक नतीजे पर पहुंच के खुद ही अरेस्ट करने की ताकत थी। हमने जो फाइनेंस बिल में जब प्रपोज किया इनिशियली, जब बिल्कुल फाइनेंस बिल जब बजट प्रेजेंट हुआ था, तो हमने उसमें यह किया था कि इंक्वायरी स्टेज पर गिरफ्तारी नहीं हो सकती और इन्वेस्टिगेशन स्टेज पर भी कमिश्नर की इजाजत से ही गिरफ्तारी हो सकती है और इंक्वायरी भी जो असिस्टेंट कमिश्नर है वो कमिश्नर की इजाजत के बगैर नहीं कर सकता। उसमें फिर स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस इन द सेनेट में फारूक नाइक साहब ने इन पर्टिकुलर और अदरवाइज मेंबर्स ने भी कुछ और उन्होंने सेफगार्ड सजेस्ट किए। हमने उनकी मशावरत के साथ वो सेफगार्ड डाले, 2-3 कंडीशंस थी कि वो एब्सकॉन्ड करने का डर नहीं है एक्सेट्रा। और इसके अलावा हमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने स्पेसिफिक हदायत दी कि इसमें मजीद सेफगार्ड्स डालें, तो वी वर्कड ऑन इट। उसमें फिर हमने थ्रेशोल्ड बनाया कि मिनिमम जहां पर 50 करोड़ का सेल्स टैक्स फ्रॉड का केस होगा एलिजिड, उससे उस रकम या उससे ज्यादा की रकम में गिरफ्तारी हो सकेगी और सेल्स टैक्स की फ्रॉड की महदूद डेफिनेशंस के ऊपर ये लागू होगा। उसके बाद भी हमारी बिल्कुल पीपल्स पार्टी के अपनी एलाइज के साथ मुशावरत जारी रही। आखिरी दिनों में भी बिल्कुल हम भी उनके साथ मिलकर इंश्योर करना चाहते हैं कि सिविल लिबर्टीज और टैक्स इन्फोर्समेंट कलेक्शन में एक तवाजुन रहे। तो उन्होंने 1-2 बातें हमें स्पेसिफिकली हमसे एश्योरेंस मांगी कि ये एक तो ये गिरफ्तारी बेलेबल होगी और दूसरा ये कि ये इंक्वायरी स्टेज पर नहीं होगी। तो ये दोनों चीजें जी ऑलरेडी जो हमारा अभी बिल था चंद दिन पहले तक उसमें मौजूद थी, मगर ये खर्चा हो या 50 करोड़ से ज्यादा सेल्स टैक्स फ्रॉड हो।
जी 50 करोड़ से ज़्यादा सेल्स टैक्स फ्रॉड हो, 3 और कंडीशंस थी जिसमें से आपने जो कहा वो शामिल है, और इसके अलावा सेल्स टैक्स फ्रॉड की डेफिनेशन की महदूद शिकें, सर्टेन सब क्लॉजेस, सर्टेन टाइप्स ऑफ सेल्स टैक्स फ्रॉड में गिरफ्तारी मुमकिन होगी, और ये गिरफ्तारी का अप्रूवल सिर्फ एक कमेटी दे सकेगी एफबीआर की, जो कि मेंबर्स ऑफ द बोर्ड पर मुश्तमिल होगी। 3 मेंबर्स ऑफ द बोर्ड होंगे जिनको एक केस पुटअप किया जाएगा असिस्टेंट कमिश्नर और फिर कमिश्नर के थ्रू, जो कि वो पहले वाजे करेंगे कि किस तरह ये कंडीशंस जो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं वो मीट हो रही हैं, वो सेटिस्फाई हो रही हैं। उस केस को वो कमेटी ऑफ 3 मेंबर्स ऑफ द एफबीआर बोर्ड कंसिडर करेगा और वो अप्रूवल देगा, तो ये गिरफ्तारी होगी। ये गिरफ्तारियां बेलेबल भी रहेंगी और ये गिरफ्तारियां मैं फिर से दोहराऊंगा इंक्वायरी स्टेज पर मुमकिन नहीं होगी। लेकिन दूसरा एक ये इस बजट में जैसे पहले कहा गया था कि ताजिद 2 स्कीम है, उसके जरिए ज्यादा टैक्स इकट्ठा करेंगे रिटेलर से, इस दफा ताजिद 2 स्कीम का कोई जिक्र नहीं था। फिर इसी तरह ज़राअत पर टैक्स लगाने की बात थी, सिंध हुकूमत ने 10 अरब रुपए का ज़राअत का टैक्स का टारगेट रखा गया है, जबकि सैलरी क्लास 600 अरब रुपए तक टैक्स दे रहे हैं, तो इस पर क्यों कोई इस्लाहत नहीं की गई? जी देखिए, बात ये चीज़ सबसे पहले तो जो एग्रीकल्चर पे इनकम टैक्स की बात है वो तो आप जानते हैं जी, या एग्रीकल्चर पे जो टैक्स की बात है प्राइमरली एक सूबाई सब्जेक्ट भी है। दूसरी बात ये है जी, दूसरी बात ये है कि देखिए जी, हम तो चाहते हैं कि ज़राअत का शुबा तरक्की करे और इसमें IMF के साथ IMF की कंडीशंस होने के बावजूद कि पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स पे टैक्स लगना चाहिए, हमने वो रेजिस्ट किया। हमने कहा जी दिस इज़ नॉट आइडियल एट दिस स्टेज, और हमने वो अभी आपने देखा उसमें कोई चेंज नहीं किया। मगर देखिए हम आपका जी दूसरा सवाल शहजाद साहब, सॉरी मैं दोहरा देते हैं, पहले इतनी बात की गई थी उसकी कामयाबी के दावे किए गए और इस दफा कोई जिक्र नहीं उस पे। जी शहजाद साहब, उस पर देखिए इस दफ़ा रिटेलर से कलेक्शंस में इजाफा हुआ है और यकीनन द लेवल दैट वी आर एट ऑब्वियसली इट्स नॉट नोवेयर क्लोज टू व्हाट वी आर स्कीम से तो कहा जा रहा है कि स्पेसिफिकली 40-50 लाख रुपए खाली जमा हुए हैं। नहीं, देखिए स्कीम एक रजिस्ट्रेशन की स्कीम थी। मैं फिर से दोहराता हूँ जी, जो मैंने आपसे बात स्टार्ट में की थी कि हरगिज़ भी ये स्कीम्स वॉलंटरी स्कीम्स दीज आर अटेम्प्ट्स कि हम टैक्स नेट के अंदर लोगों को वॉलंटरली पहले मौका दें कि वो आएँ, मगर उसके बाद जो इन्फोर्समेंट का अमल है वो अपनी जगह मौजूद है और वो हमने बिल्कुल जी करना भी है और उनको टैक्स नेट में लाना भी है। और देखिए एक और बात यह है कि जहाँ पर टैक्स नेट वाइडनिंग या रजिस्ट्रेशन एक इशू है, उतना या उससे ही ज़्यादा इशू ये है वो लोग जो फाइलर्स हैं मगर अंडर फाइल करते हैं और टैक्स उतना अदा नहीं करते जितना करना होता है। दिस इज प्राइमरली एन एनफोर्समेंट इशू। तो जब ये लोग बात करते हैं कि आपने उस पर टैक्स नहीं लगाया, टैक्स लगा हुआ है, इनकम टैक्स रेट्स, आपकी सेल्स टैक्स की मद में वो रेट्स मौजूद हैं। इट इज प्राइमरली एन एनफोर्समेंट इशू इंशाल्लाह, और आप देखेंगे कि इस साल हम उसके अंदर पेशरफ्त करेंगे। इस बात में कोई शक नहीं है कि रिटेल सेक्टर हो जाए, कुछ और सेक्टर्स हो जाए, दे हैव नॉट बीन पेइंग देयर फेयर शेयर। ये बिल्कुल हुकूमत की तरजीह भी है जी, एंड इट इज पार्ट ऑफ आवर रिफॉर्म्स। और इसीलिए बिकॉज ऑफ आवर रिजॉल्व एंड आवर परफॉर्मेंस इस मौजूदा माली साल में इन्फोर्समेंट की मद में, इसलिए जैसे कि मैंने आपसे कहा IMF ने भी इस दफा 400 अरब के करीब का फिगर जो है वो मानिए कि हम इन्फोर्समेंट कलेक्ट करेंगे, उसमें यकीन रिटेलर्स भी हैं और इंशाल्लाह विल ट्राई एंड मेक श्योर कि हर सेक्टर अपना फेयर शेयर अदा करे। और जो सेक्टर्स पहले कैरी करते रहे हैं टैक्स की हमारी, जिसमें सैलरी क्लास भी शामिल है, वो ही नहीं बल्कि बकिया लोग भी अपना फेयर शेयर अदा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बिलाल कियानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक शामिल करेंगे, इसके बाद हुकूमत के प्राइवेटाइजेशन प्लान में बात करेंगे। स्पेशली PIA की दोबारा प्राइवेटाइज करने की हुकूमत कोशिश कर रही है, क्या इस मरतबा कामयाबी होगी, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वफाकी हुकूमत IMF प्रोग्राम के तहत माशी इस्लाहत के एजेंडे पर अमल दरामद की कोशिशें कर रही है। इन इस्लाहत में मुसलसल नुकसान में चलने वाली हुकूमती इदारों की निजकारी भी शामिल है और हुकूमत ने आइंदा माली साल के बजट में निजकारी से 86 अरब रुपए हासिल करने का हदफ मुकर्रर किया है। लेकिन इन कोशिशों को उस वक्त धचका लगा जब पिछले साल हुकूमत को PIA की निजकारी में नाकामी का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद अब एक बार फिर हुकूमत की जानिब से PIA की निजकारी की कोशिशें की जा रही हैं। इस सिलसिले में निजकारी कमीशन को 5 पार्टियों की जानिब से स्टेटमेंट ऑफ क्वालिफिकेशन मौसूल हुई हैं, जिनमें इन पार्टीज की तरफ से एयरलाइन की खरीदारी में दिलचस्पी जाहिर की गई है। इस साल इब्तदाई तौर पर PIA की खरीदारी के लिए 8 कंपनियों ने दिलचस्पी जाहिर की थी, ताहम डेडलाइन खत्म होने तक निजकारी कमीशन को सिर्फ 5 कंपनियों की जानिब से स्टेटमेंट ऑफ क्वालिफिकेशन मौसूल हो सकी है। स्टेटमेंट ऑफ क्वालिफिकेशन जमा
जमा कराने वाली कंपनियों में लकी सीमेंट, हब पावर, कोहाट सीमेंट और मेट्रो वेंचर्स पर मुश्तमिल कंसोर्शियम शामिल है, जबकि आरिफ हबीब, फातिमा फर्टिलाइजर, सिटी स्कूल और लेक सिटी होल्डिंग्स पर मुश्तमिल कंसोर्शियम ने भी कौमी एयरलाइन की खरीदारी में दिलचस्पी जाहिर की है। इसी तरह एयर ब्लू और फौजी फर्टिलाइजर कंपनी ने भी बाज़ाब्ता तौर पर अपनी अपनी स्टेटमेंट ऑफ क्वालिफिकेशन जमा करवाई है। और इसके अलावा ऑगमेंट सिक्योरिटीज, सरीन एयर, बैरियर फाउंडेशन, मेगा होल्डिंग और इक्विटास कैपिटल ने भी पीआईए की खरीदारी में मुश्तरका तौर पर दिलचस्पी जाहिर की है। अहम बात यह कि पिछले साल भी मौजूदा हुकूमत की जानिब से पीआईए की निजकारी की कोशिश की गई थी, लेकिन हुकूमत को इस कोशिश में नाकामी का सामना करना पड़ा था और पीआईए की खरीदारी के लिए सिर्फ एक कंपनी की जानिब से 10 अरब रुपए की बोली लगाई गई थी, जबकि हुकूमत ने इसकी फरोख्त की कम अज कम कीमत 85 अरब रुपए मुकर्रर की थी। अहम बात यह कि पीआईए की निजकारी की कोशिश नून लीग की पिछली हुकूमत यानी कि 2015 में भी की गई थी, लेकिन आखिरी मरहल पर यह निजकारी रोक दी गई थी। पीआईए की निजकारी में सबसे बड़ी रुकावट एयरलाइन के जिम्मे वाजिबुल अदा कर्जे और लाइबिलिटीज हैं। इन वाजिबात और लाइबिलिटीज की वजह से सरमायाकार पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन खरीदने में दिलचस्पी का इजहार नहीं कर रहे थे, जिसके बाद हुकूमत ने पिछले साल निजकारी से पहले पीआईए को 2 हिस्सों में तकसीम करते हुए पीआईए होल्डिंग कंपनी तश्कील दी और पीआईए के जिम्मे 843 अरब रुपए के वाजिबात और कर्जों में से 623 अरब रुपए के वाजिबात और कर्जे पीआईए होल्डिंग कंपनी को मुंतकिल कर दिए। यानी हुकूमत ने यह फैसला किया कि पीआईए के वाजिबात और कर्जे हुकूमत अपने जिम्मे ले लेगी और जो भी पीआईए खरीदेगा उसे इन कर्जों और वाजिबात का बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। लेकिन वाजिबात की मुंतकली के बावजूद सरमायाकारों का मुतालबा था कि पीआईए के जिम्मे 45 अरब रुपए के मजीद टैक्स और दीगर वाजिबात भी पीआईए होल्डिंग कंपनी में मुंतकिल किए जाएं और इसके अलावा पीआईए में लीज पर मजीद तैयारे शामिल करने पर आए 18% जीएसटी खत्म की जाए। लेकिन हुकूमत ने उस वक्त यह मुतालबा तस्लीम नहीं किए, जिसकी वजह से ज़ाहिर दिलचस्पी जमा कराने वाली 5 कंपनियों ने बोली में शिरकत नहीं की थी, जबकि बोली में शरीक होने वाली वाहिद कंपनी ब्लू वर्ल्ड सिटी ने सिर्फ 10 अरब डॉलर की बोली लगाई थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की निजकारी की कोशिश नाकाम हो गई। अहम बात यह कि इस साल पीआईए की निजकारी से पहले हुकूमत ने निजकारी में हायल ये 2 बड़ी रुकावटें भी दूर कर दी हैं और सरमायाकारों के मुतालबे पर नए तैयारे लीज पर हासिल करने पर 18% जीएसटी से इस्तिस्ना देने के अलावा टैक्स और दीगर वाजिबात की मद में पीआईए के जिम्मे 45 अरब रुपए भी पीआईए होल्डिंग कंपनी को मुंतकिल कर दिए हैं और इन दोनों इकदामात पर आईएमएफ की मंजूरी भी हासिल कर ली गई है। इसके अलावा निजकारी कमीशन के तर्जुमान एहसन इसाक का कहना है कि पीआईए के यूरोप के रूट्स की बहाली और बरतानिया के लिए परवाजों की बहाली के इम्कानात और मुल्क की बेहतर माशी सूरत की वजह से पिछले साल के बरक्स इस साल हुकूमत को पीआईए निजकारी में कामयाबी की उम्मीद है, जबकि एविएशन माहिर भी इस बार बेहतर बोली की तवक्को कर रहे हैं। माहिरीन का कहना है कि मौजूदा मरहले में हुकूमत पीआईए की पूरी ओनरशिप देने जा रही है, जबकि पिछले साल हुकूमत पीआईए के 40% शेयर्स अपने पास रख रही थी, इसलिए इस साल बेहतर ऑफर मिलने का इम्कान है। इस पूरी सूरत हाल पर हम बात करेंगे पीआईए की प्राइवेटाइजेशन और इसके अलावा इस साल कौन कौन से इदारे हुकूमत प्राइवेटाइज करने का इरादा रखती है, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अली साहब, जो कि वजीर आजम के मुशीर हैं प्राइवेटाइजेशन पे। अली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पीआईए की प्राइवेटाइजेशन दोबारा ऑन कार्ड्स है, हुकूमत ने पहले कोशिश की थी, उसमें कामयाबी नहीं हुई। स्टेटमेंट ऑफ क्वालिफिकेशन तो काफी लोगों ने जमा करवाई थी, लेकिन बिड एक ही पार्टी की तरफ से हुई थी, वो भी रिजर्व प्राइस से बहुत नीचे थी। लेकिन अब एक्सपेक्टेशंस हैं कि शायद बेहतर जो है इंटरेस्ट आएगा और पीआईए की प्राइवेटाइजेशन कामयाबी से हो जाएगी। इसकी वजह क्या है, क्या फर्क है जब पहले पीआईए ऑफर की जा रही थी प्राइवेट कंपनीज को और अब जब ऑफर की जा रही है? अस्सलाम वालेकुम शहजाद। पहले भी जब प्राइवेटाइजेशन के लिए पीआईए ऑफर की गई थी तो फ्रैंकली एसेट तो यही था, लेकिन जो ट्रांजैक्शन के टर्म्स थे उसके अंदर कुछ चीज़ों की अप्रूवल प्राइवेटाइजेशन कमीशन ने कोशिश की, गवर्नमेंट ने भी कोशिश की, लेकिन चूंकि हम आईएमएफ प्रोग्राम के अंडर है तो वो अप्रूवल्स नहीं मिल सकी। फॉर एग्जांपल जीएसटी की वेवर की अप्रूवल नहीं मिल सकी। वो बहुत ज़रूरी है कि कोई भी प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टर जब पीआईए खरीदेगा उसको अगर जीएसटी पे करना पड़ेगा प्लेन्स पे और इक्विपमेंट पे, तो कम्पीट नहीं कर सकेंगे ग्लोबली। वो अप्रूवल इस बार हमें मिल गई है। लास्ट टाइम जो बैलेंस शीट थी उस पर इक्विटी नेगेटिव थी, इस बार पॉजिटिव हो गई है बिकॉज हमने डेफर्ड टैक्स का क्रेडिट रिकग्नाइज किया है और पीआईए की परफॉर्मेंस भी बेहतर है। और थर्डली लास्ट टाइम इन्वेस्टर से कुछ कंसर्न्स थे जो कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो काफी तक आंसर हो गए। तो इस बार हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये ट्रांजैक्शन अल्लाह ने चाहा तो सक्सेसफुल हो जाएगी।
सही। तो इसमें एक तो आपने 18% जीएसटी का बताया कि अगर आप लीज पर नए तैयारे लेंगे तो 18% जीएसटी आपको नहीं देना पड़ेगा, एक तो ये फर्क है। दूसरा, आपने अदायगियों के हवाले से भी बात की, क्योंकि जब पहले होल्डिंग कंपनी बनाई गई थी तो कहा गया था कि 823 अरब रुपए के जो वाजिबात या लाइबिलिटीज हैं उसमें से 623 अरब रुपए मुंतकिल किए गए थे पीआईए होल्डिंग कंपनी को, और अब मजीद 45 बिलियन जो कि लाइबिलिटीज बनती हैं, उसमें सिविल एविएशन की भी शायद है और एफबीआर की कुछ अमाउंट है, उसको भी आप लोग अब होल्डिंग कंपनी में ट्रांसफर कर रहे हैं। जी, जो एफबीआर की लायबिलिटी है वो तकरीबन 17 बिलियन के करीब है, और सिविल एविएशन अथॉरिटी की लायबिलिटी वो भी हम होल्डिंग कंपनी में कर रहे हैं, बिकॉज इन्वेस्टर्स की ये डिमांड है कि जब वो पेमेंट जो पैसा जो पीआई जब बिकेगी तो उसका मेजॉरिटी जो पैसा है वो कंपनी के अंदर ही जाएगा, गवर्नमेंट को एक बहुत छोटा चंक मिलेगा। तो जो कंपनी में इन्वेस्टमेंट होगी तो उसका मकसद ये लायबिलिटीज पे ऑफ करना नहीं होना चाहिए, बल्कि पीआई को जो प्लेन्स की जरूरत है, इक्विपमेंट की जरूरत है और इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, इसी तरीके से पीआई रिवाइव होगी। बिकॉज मकसद एक तो बेचना है ऑब्वियसली, ताकि प्राइवेट सेक्टर इसको बेहतर मैनेज कर सकता है, लेकिन एक बहुत बड़ा मकसद ये कि पीआई की रिवाइवल इट शुड बी वंस अगेन इंशाल्लाह वन ऑफ द मेजर एयरलाइंस इन द रीजन एंड ग्लोबली वन डे। तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट की बहुत सख्त जरूरत है। सही। तो यानी कि रिजर्व प्राइस पर ज्यादा फोकस नहीं होगा और कितने पैसे मिलेंगे ये प्रायोरिटी नहीं है, प्रायोरिटी ये है कि इस एयरलाइन को बेहतर बनाया जाए और हुकूमत पर से बोझ कम किया जाए। नहीं, आई थिंक दोनों ही प्रायोरिटीज हैं। रिजर्व प्राइस से बिल्कुल प्रायोरिटी होगी, गवर्नमेंट अपने एसेट्स को थ्रो अवे प्राइस पे तो नहीं बेच देगी, प्राइस ठीक होनी चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम जो ट्रांजैक्शन का स्ट्रक्चर है, क्योंकि पैसा गवर्नमेंट को न लास्ट टाइम आ रहा था न इस बार आ रहा है, पैसा मेजोरिटी कंपनी में जा रहा है, तो इसलिए उसका मकसद है कि कंपनी को रिवाइव किया जाए। लेकिन रिजर्व प्राइस डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस का। सही। और कंडीशंस भी कुछ लगाई हैं खरीदार पे कि वो फर्दर कितनी इन्वेस्टमेंट करेगा, कितने साल में, और जो एम्प्लॉइज हैं उनको कितने अरसे तक रिटेन करना मस्ट होगा। जी, जो खरीदार जो है, जो बिड प्राइस होगी वो एक सर्टेन परसेंटेज के लिए होगी, लास्ट टाइम जैसे 60% के लिए थी, इस बार हम कंसिडर करेंगे 75 to 80% तक उसके अंदर वो जो है स्टेक बेचें, तो जो अमाउंट होगा वो सकता है कि ज्यादा जाए। सेकेंडली, जो अमाउंट जिस प्राइस पे बिकेगी, हमारा ये कैलकुलेशन ये है कि उस अमाउंट से अगले 2 से 3 साल में पीआई रिवाइव हो सकती है। एम्प्लॉयज के लिए हम एक सर्टेन नंबर ऑफ मंथ्स के लिए उनकी प्रोटेक्शन होगी एम्प्लॉइज के पास जॉब की, और वो प्रोटेक्शन हम इंश्योर करेंगे कि बिडर से हमारा अग्रीमेंट हो, उसके बगैर हम नहीं बेचेंगे। अच्छा, आपने कहा 65 to 80% जो है स्टेक आप बेचेंगे, यानी कि गवर्नमेंट फिर भी कुछ ना कुछ होल्ड करेगी, क्योंकि रिपोर्ट ये हुआ था कि गालिबन 100% जो है गवर्नमेंट इसको बेचने जा रही है, ऐसा नहीं है। हमने जो भी अप्रूवल ली है वो 51 to 100 के लिए, जो थिंकिंग है वो ये है कि अराउंड 75 to 80% गवर्नमेंट बेचे, लेकिन कुछ इन्वेस्टर्स हैं जिनकी डिमांड है कि गवर्नमेंट 100% बेचे। अब ये देखना होगा कि अगर गवर्नमेंट 100% बेचने पर एग्री करती है तो गवर्नमेंट का फायदा होना चाहिए कोई, लेकिन आइडियल सिचुएशन ये है कि हम 75 to 80% बेचे, तो गवर्नमेंट को 20-25% स्टेक सिर्फ इसलिए हमें रखना है कि आने वाले वक्तों में जब पीआई की परफॉर्मेंस इंशाल्लाह बेहतर हो तो गवर्नमेंट को इससे फायदा हो जाए। और सिर्फ पीआईए को सेल ऑफ किया जाएगा एज एयरलाइन, या उसके जो बाकी एसेट्स हैं इंक्लूडिंग रूजवेल्ट उनको भी जो है प्राइवेटाइज किया जाएगा? रूजवेल्ट सेपरेट एसेट है, पीआईए जो है जो कंपनी जो हम बेच रहे हैं इसकी ओनरशिप है पीआईए होल्डिंग कंपनी में। पीआई होल्डिंग कंपनी में एक और एसेट है रूजवेल्ट इज अ सेपरेट ट्रांजैक्शन, उसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं, काफी अरसे से काम हो रहा है, काफी एडवांस स्टेजेस में है। उसका ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर हमारे पीसी बोर्ड ने अप्रूव कर दिया, अब हम कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन के पास लेके जाएंगे, और उसमें डिफरेंट ऑप्शन हैं, उसको हम एज इट इज बेच सकते हैं, उसके अंदर हम ज्वाइंट वेंचर कर सकते हैं। अभी तक जो नंबर्स हैं उसके हिसाब से ज्वाइंट वेंचर करने में काफी फायदा होगा। यहाँ पर मैं एक बार क्लैरिफाई भी कर दूं कि कुछ मीडिया में आज ही मैं पढ़ रहा था, कुछ रिपोर्ट हुआ कि जी $100 मिलियन बेस प्राइस है, ऐसी कोई चीज नहीं है, इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। $100 मिलियन, 100 से $150 मिलियन तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, खाली एडवांस पेमेंट होगी, तो सिर्फ एडवांस का कंपोनेंट है, ओवरऑल प्राइस तो इसकी बहुत ज्यादा है इससे। अच्छा, कितनी है अंदाजन, क्योंकि आप कह रहे हैं 100 और $150 मिलियन तो हम एडवांस खाली एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जी, इसकी अंदाजन इस वक्त मैं प्राइस डिस्कस नहीं करना चाहूंगा फ्रैंकली, बिकॉज थोड़ा सा प्रीमेच्योर है, लेकिन अगर हम जॉइंट वेंचर करते तो उसके अंदर प्रोसीड्स बहुत ज्यादा होती हैं, लेकिन वो 6 से 8 साल के अंदर आएंगी। अगर हम एज इट इज बेच देते हैं तो हमें अगले 1 साल में मिल जाएंगी, लेकिन अमाउंट काफी कम होगा। तो ये हमें फैसला करना है कि हम किस तरीके से इसको आगे लेके चलें, क्योंकि इंशाल्लाह अगले 1 आध माह में फैसला हो जाएगा। राइट। और अभी भी जब बजट पास हुआ तो उस वक्त ये ज्यादा दोबारा बहस होती है इस पे कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी की परसेंटेज 13-14% है, जबकि आप देखें बांग्लादेश, इंडिया वो 30% के आसपास है, तो हमें भी इसको बढ़ाना है। तो लोगों का इंटरेस्ट क्या बढ़ रहा है आपके ख्याल में इकोनॉमी पे? क्या जो इकोनॉमिक कंडीशंस है पिछले साल के मुकाबले में अब बेहतर है?
देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक नंबर्स तो बहुत बेहतर हैं, करेंसी स्टेबल है, इंटरेस्ट रेट 22% की जगह अब 11-12% पर आ गया है। तो फ्रैंकली इस वक्त डेट सिक्योरिटीज में पैसा रखने से तो कोई रिटर्न नहीं मिलेगा, आफ्टर टैक्स 8-9% ही मिलेगा इन्वेस्टर्स को। तो इसका पैसा जाएगा इक्विटी में और बिजनेस के अंदर और मैन्युफैक्चरिंग में इंशाल्लाह जाएगा। तो आई थिंक ओवरऑल कॉन्फिडेंस तो बहुत बेहतर हुआ है। प्राइवेटाइजेशन के हवाले से हमारी जब इंशाल्लाह 1-2 ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाएंगी तो उसके बाद आप देखेंगे कि इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। थर्डली, इकोनॉमी के अंदर हमें एक वाइब्रेंसी लाने के लिए बहुत जरूरी है कि हम ओवरऑल प्राइवेटाइजेशन के साथ एक डीरेगुलेशन भी करें, ताकि प्राइवेट सेक्टर के पास ज्यादा से ज्यादा बिजनेस हो, ताकि पैसा जो मुल्क के अंदर है वो इसके अंदर उसी वक्त जाएगा जब प्राइवेट सेक्टर का रोल बिजनेस में ज्यादा होगा। सही। और पीआईए की स्पेसिफिकली जो ट्रांजैक्शन है, कब तक आप इसको कंक्लूड होता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि कोई टाइम फ्रेम अभी हमारे सामने नहीं है? हम देखिए, हमने जो अपना इंटरनल टारगेट रखा हुआ है वो तो अक्टूबर का रखा हुआ है, बट कंजर्वेटिवली हमारा ख्याल है कि बिफोर द एंड ऑफ द ईयर इंशाल्लाह, बट वी आर वर्किंग होपिंग कि अक्टूबर तक इसको हम रैप अप कर लें इंशाल्लाह। और इस बजट में जो प्राइवेटाइजेशन प्रोसीड्स का टारगेट रखा गया वो 86 बिलियन है। पिछले साल आई थिंक टारगेट 30 बिलियन रखा गया था, वो भी अचीव नहीं हुआ क्योंकि कोई कंपनी प्राइवेटाइज नहीं हुई। इस मरतबा आपको लग रहा है कि ये टारगेट अचीव हो जाएगा? और पीआईए के अलावा जैसे आपने कहा कि 1-2 ट्रांजेक्शन हो जाएं तो फिर ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस इन्वेस्टर्स का भी बहाल होगा, तो इसके अलावा कौन सी कंपनीज और कार्ड है जो आपको लग रहा है कि इस फिस्कल ईयर में आप लोग प्राइवेटाइज कर लेंगे? पीआई के साथ साथ हमारा अंदाजा है कि हम रूजवेल्ट को इंशाल्लाह फाइनलाइज कर लेंगे, तो एडवांस पेमेंट एज एसेट वो इंशाल्लाह मिल जाएगी। 3 डिस्कोस पर हम काफी एग्रेसिवली काम कर रहे हैं, फेस्को, आईएसको और गैपको। उनके अंदर इंशाल्लाह 1 या 2 कंप्लीट हो जानी चाहिए इंशाल्लाह। हम 3 बैंकों पे काम कर रहे हैं, एचबीएफसी ज़राई तरक्कियाती एंड फर्स्ट पेमेंट बैंक, उनके अंदर इंशाल्लाह हमें सक्सेस होनी चाहिए। तो कोशिश तो पूरी है, लेकिन प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम किसी मुल्क के अंदर जो है वो ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। इस बार इकोनॉमिक कंडीशन काफी अच्छी हैं कंपेयर टू लास्ट टाइम, तो हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस बार वी विल सी सम सक्सेस इंशाल्लाह इन प्राइवेटाइजेशन। आई एम वेरी वेरी होपफुल वी विल सी मोर देन अ फ्यू सक्सेसेस। लेकिन जिन बैंक्स का आपने नाम लिया, ये जो डिस्कोस का, ये भी एक अरसे से हमारे प्लान पर है कि हमने इनको करना है, लेकिन कोई ना कोई प्रॉब्लम आते रहता है, कभी स्ट्रैटेजी या फिर हमारी प्लानिंग तब्दील हो जाती है या कभी एग्जीक्यूट नहीं हो पाती, लेकिन आप कॉन्फिडेंट है कि यू विल बी एबल टू प्राइवेटाइज देम? जी इंशाल्लाह, बिकॉज बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स को एक साथ आना होता है। इकोनॉमिक कंडीशन इज वन थिंग, एट द सेम टाइम इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट पाकिस्तान के अंदर, अच्छा उस सेक्टर की जो रिफॉर्म्स करनी होती हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। इन्वेस्टर्स नहीं चाहते कि कोई भी एसेट लेने के बाद उनके लिए कोई हेडेक बने, और हमारी अनफॉर्चुनेटली हिस्ट्री रही है पाकिस्तान में कि हमारे यहाँ कुछ फैसले हुए हैं फिर रिवर्स भी हुए, तो इन्वेस्टर्स भी थोड़े से कंसर्न हैं। लेकिन जो पीआई के पिछले 2 माह में हमने इन्वेस्टर्स से बहुत एक्सटेंसिव एंगेजमेंट रही, और मेरा ख्याल है कि वो कॉन्फिडेंस फिर से आ रहा है मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट के अंदर, primarily because macroeconomic condition is good and overall people are also saying कि गवर्नमेंट is trying कि प्राइवेट सेक्टर के इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हो और एसेट्स बेचने की गवर्नमेंट कोशिश कर रही है। बट फोकस आपको लगता है कि इनिशियली और जो इंटरेस्ट है वो ज्यादा डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का ही होगा, लोकल इन्वेस्टर्स का? जी, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के हुए। डोमेस्टिक देखिए लिक्विडिटी भी है, लिक्विडिटी इज ट्राइंग टू फाइंड एसेट्स। इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट बहुत सारी इसलिए भी नहीं आ रही है इस वक्त प्राइवेटाइजेशन के अंदर, प्राइवेटाइजेशन की जो एसेट्स हैं फॉर इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स दे वेरी स्मॉल टिकट आइटम्स, और उसमें बहुत सारे टर्न अराउंड स्टोरी है, तो मैनेजमेंट स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। तो इनिशियली आई थिंक वी विल सी लोकल इन्वेस्टमेंट, इंशाल्लाह इवेंचुअली वी विल सी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आफ्टर अ व्हाइल। और अली साहब, आपसे पहले भी बात होती रही कि पाकिस्तान में ऑब्वियसली जो इंडस्ट्री है या कमर्शियल एक्टिविटी जो करते हैं उनका एक शिकवा ये रहता है कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ज्यादा है, टैक्सेस एक तरफ बहुत ज्यादा है, फिर जो एनर्जी कॉस्ट है वो ज्यादा है, और उसको रैशनलाइज करने की बात होती रही है। हमने देखा कि आईपीपी से रीनेगोशिएशन भी हुई, और एक मसला एक और है हुकूमत का जिसपे हुकूमत की कॉस्ट काफी ज्यादा हो जाती है इंटरेस्ट पेमेंट वगैरह की वजह से, वो है सर्कुलर डेट का। और इस हवाले से खबर आई थी कि 1250 अरब रुपए जो है बैंकों से रेज किए जा रहे हैं ताकि इसको पे ऑफ किया जा सके। तो ये प्लान कहां तक पहुंचा है और क्या फाइनल एग्जीक्यूशन के लेवल पर है? जी, पहले तो मैं इसमें बैंकों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। 18 बैंक्स हैव कम फॉरवर्ड। हमने उनसे कहा था कि बहुत जरूरी है मुल्क के लिए कि सर्कुलर डेट के पावर सेक्टर का मसला हल हो, बिकॉज अगर पावर सेक्टर के सर्कुलर डेट का मसला हल होगा तो इससे इकोनॉमी बेहतर होगी एंड फ्रेंकली बैंक्स विल आल्सो मेक मनी। तो दे केम फॉरवर्ड, उन्होंने अच्छे रेट पे अच्छे टर्म्स के अंदर गवर्नमेंट को सपोर्ट किया और ये फंडिंग की है। ये कैबिनेट ने लास्ट वीक अप्रूव कर दिया था प्रपोजल को, तो इट्स ऑल डन फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड। हमारे यहाँ से सीपीपीएस को कोऑर्डिनेट कर रही है, बैंक की तरफ से भी इट्स ऑल डन। कंपनीज की लिक्विडिटी भी बेहतर होगी, लेकिन जो गवर्नमेंट की अपनी कॉस्ट है, क्या एज ऑफ नाउ जो 1250 रुपए पे कॉस्ट दी जा रही है बैंकों को उससे कम कॉस्ट दी जाएगी?
जी, इस वक्त इससे दो फायदे हैं। एक तो जिनको हम पेमेंट कर रहे हैं तो हम उन सब एंटिटीज से उनको जो इंटरेस्ट ड्यू है वो हम माफ करवा रहे हैं, तो इंटरेस्ट माफ होगा, बहुत बड़ी सेविंग गवर्नमेंट को होगी। सेकेंडली, जो पेमेंट्स ड्यू होती हैं आईपीपीज को, उसके ऊपर काइबोर प्लस 2 to 4.5% का इंटरेस्ट रेट दिया जाता है। हमने जो निगोशिएट किया है काइबोर -0.9 पे, तो नेट तकरीबन एवरेज 4% का फायदा होगा, जो कि 1200 अरब के ऊपर सालाना 50 रुपए बनता है, तो बहुत फायदा होगा गवर्नमेंट को। और सर्कुलर डेट का जो इशू है वो पाकिस्तान से खत्म हो जाएगा, पावर सेक्टर से एटलीस्ट। सही। अब एक मसला ये कि मुझे याद है 2013 में जब नूली की हुकूमत आई थी, इसहाक डार उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर थे, तब भी यही किया गया था। आई थिंक उस वक्त 450-500 अरब रुपए बैंकों से रेज करके जो सर्कुलर डेट था वो पे ऑफ किया गया था, लेकिन फिर हमने देखा कि 10 साल में वो सर्कुलर डेट जो है तकरीबन 2500 अरब तक पहुंच चुका है। तो इस वक्त भी जो फ्लो है सर्कुलर डेट का वो तो मुकम्मल तौर पर हमने रोका नहीं है, तो ये पे ऑफ करने के बाद क्या गारंटी है अली साहब के सर्कुलर डेट का जो फ्लो है दोबारा वो बढ़ेगा नहीं? जी, वेरी गुड क्वेश्चन। नहीं, इस वक्त नहीं बढ़ेगा, इसलिए कि आईएमएफ की कंडीशन है कि फ्लो नहीं हो सकता, पेट्रोलियम में और पावर दोनों में फ्लो नहीं हो सकता। तो सालाना माजी में इसलिए बढ़ा था कि हमने वो पेमेंट की, इसके बाद हमारी जो कॉस्ट थी उससे सस्ती हमने गैस भी बेची और पावर भी बेची, तो उसके लिए वो सर्कुलर डेट क्रिएट हुआ था। इस वक्त फ्लो नहीं हो सकता। कल को इंशाल्लाह जब आईएमएफ के प्रोग्राम से बाहर आ जाएं तो उसके बाद तो आईएमएफ की कोई कंडीशनलिटीज नहीं होंगी, हमें खुद को डिसिप्लिन रहना होगा और साथ साथ एफिशिएंसीज लानी होंगी। एट द सेम टाइम हमें पाकिस्तान में पावर मार्केट्स क्रिएट करनी होंगी, बिकॉज ये सिंगल बायर मॉडल है, इसकी वजह से होता है कि हम सर्कुलर डेट क्रिएट करते हैं। जब मार्केट्स होंगी, प्राइवेट सेक्टर होगा, तो फिर सर्कुलर डेट नहीं हो सकता मुल्क के अंदर। हाँ, ये आपने इंपॉर्टेंट बात की, क्योंकि हम आईएमएफ प्रोग्राम में है तो ऑब्वियसली हम शायद ये ना अफोर्ड कर सके, लेकिन जब तक आप ये लाइन लॉसेज, रिकवरी और दीगर इशूज को सॉर्ट आउट नहीं करते, तब तक तो ऑब्वियसली ये खदशा रहेगा कि जैसे आईएमएफ प्रोग्राम खत्म होगा हम शायद वो इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट बढ़ाना अवॉइड करें जिस वजह से सर्कुलर डेट पैदा हो। जी बिल्कुल, इसके अंदर जो डिस्कोर्स की प्राइवेटाइजेशन जो हमने पहले बात की बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। तो देखिए, गवर्नमेंट के पास फ्रैंकली जब तक ये डिस्कोर्स रहेंगी बहुत ही मुश्किल है किसी भी गवर्नमेंट के लिए। बहुत बड़ा मुल्क है हमारा, 22 से 25 करोड़ लोग हैं, बहुत बड़ी ज्योग्राफी है कि इस्लामाबाद में रहकर फेडरल गवर्नमेंट पूरे पाकिस्तान में चोरी कंट्रोल कर ले, इट्स लाइक फ्रैंकली इम्पॉसिबल। तो जब प्राइवेट सेक्टर में जाएगा, दे विल हैव स्किन इन द गेम, दे विल ब्रिंग एफिशिएंसी। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स इंशाल्लाह यू विल सी कि प्राइवेटाइजेशन के बाद आहिस्ता आहिस्ता ये रिकवरी रेशियोज बेहतर होंगे, लॉसेस कम होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा, तो इट विल ऑल हैपन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वजीर आजम के मुशीर मोहम्मद अली साहब मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।